हेलो दोस्तों, मैं स्मार्ट भैया में आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। और आज हम आपको कराने जा रहे हैं क्लास 10th का चैप्टर नंबर 4, जिसका नाम है द्विघात समीकरण। और ये जो है हम आपकी एनसीईआरटी बुक्स जो यूपी बोर्ड में चल रही है उसका सॉल्यूशन है। ठीक है, तो जानते हैं द्विघात समीकरण क्या होती है। देखो, द्विघात का मतलब होता है जिसके अंदर पावर अधिकतम पावर 2 होती है, यानी कि अधिकतम पावर जो है उसके अंदर 2 मिलेगी, तो दो है द्विघात समीकरण होगी। और समीकरण का मतलब होता है जिसके बराबर में जीरो चलता हो। ठीक है, तो यहाँ पर इसका द्विघात समीकरण का रूप कैसा होता है, देखने को कैसे मिलेगी, सवाल किस टाइप के होंगे। तो सवाल जो है इस रूप के होते हैं, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर जीरो। ठीक है, तो यहाँ पर देख रहे हो तुम, यहाँ पर x है और यहाँ पर भी x है। तो ये जो चर आया हुआ है ना x, चर बोलते हैं जो ए बी सी डियाँ होती हैं। तो यहाँ पर आई तो ये भी ए बी सी डी है, लेकिन जो 2 बार आया हुआ है उसकी अधिकतम घात देखनी होती है हमें। तो 2 बार x आया हुआ है, इसकी अधिकतम घात 2 है। तो ये क्या है, ये द्विघात समीकरण है। बराबर में जीरो लगा हुआ है तो उसके कारण ये क्या है, द्विघात समीकरण है। चर की अधिकतम घात 2 होती है, वही बात जो मैंने आपको बताई थी कि चर की अधिकतम घात 2 होती है। अधिकतम घात 2 होने का मतलब ये है कि इसमें 2 घात से ज़्यादा होने का ही नहीं है। अगर उसमें 3 घात आ जाएगा तो फिर त्रिघात समीकरण बन जाएगा। ठीक है, और अब चलते हैं हम इसकी प्रश्नावली की ओर। एक्सरसाइज 4.1 सवाल नंबर पहला ही क्या कह रहा है कि जांच कीजिए कि क्या निम्न द्विघात समीकरण है, यानी कि ये द्विघात समीकरण है या नहीं है, ये बात हमें पता करनी है। तो द्विघात समीकरण होने के लिए उन्हें इस रूप का होना पड़ेगा। तो आइए चेक करके देखते हैं कि इस रूप की है या नहीं है। जैसे पहला ही सवाल है, x प्लस 1 का होल स्क्वायर बराबर 2 ब्रैकेट में x माइनस का 3। अब देखो इसको सोल्व करो, ये a प्लस बी का होल स्क्वायर की तरह है, तो इसको ऐसे ही खोलेंगे, a का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर और प्लस का 2x और गुणा में 1। ठीक है, इसकी 2 की अंदर मल्टीप्लाई कर दो, तो 2 की जब अंदर मल्टीप्लाई होगी 2x, और 2 की जब 3 में होगी 2 तिया 6। ठीक है, अब इसको देखेंगे, यहाँ पर x स्क्वायर है, एक का स्क्वायर एक ही, और इनकी मल्टीप्लाई करेंगे तो ये बन जाएगा 2x बराबर, ये 2x इधर है ही, माइनस का 6। अब इधर हमको जीरो छोड़ना है, क्योंकि मैंने अभी आपको बताया था कि इधर क्या होना चाहिए, जीरो होना चाहिए। तो इधर जीरो छोड़ेंगे, तो जीरो जब छोड़ना होगा तो इन सभी को उठाकर इधर ले आएंगे। तो ये एक्स स्क्वायर है, ये प्लस 1 है, और ये प्लस 2x। 2x इधर प्लस का है, इधर आएगा तो माइनस का हो जाएगा, क्योंकि दूसरी ओर लेके जाने पर निशान उल्टे हो जाते हैं। ये माइनस है, इधर आएगा तो ये प्लस हो जाएगा बराबर, इधर तो कुछ बचा ही नहीं, इधर जीरो बच गया। ठीक है, अब जो जुड़ रहा है उसको जोड़ लेते हैं और जो घट रहा है उसको घटा देते हैं। यहाँ पर एक्स स्क्वायर है, कोई और एक्स स्क्वायर नहीं है, ऐसे ही लिख दिया। यहाँ पर देखो, ये 2x प्लस का है, ये माइनस का है, ये दोनों आपस में कैंसिल आउट हो जाएंगे। और ये 1 है और ये 6 है, तो ये दोनों आपस में जुड़ के कितना बन जाएंगे, 7 इज इक्वल टू में कितना आएगा, 0। तो देखो क्या ये उसके रूप की बन रही है, हाँ बन रही है। लेकिन देखो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं ना, 1 यहाँ इसके मल्टीप्लाई में चल रहा होगा तो इसको तो लिख लिया 1। क्या इसमें x है, क्योंकि बीच में x आता है। देखो इस वाले रूप में देखो बीच में क्या आता है, बी एक्स आता है, तो इसमें तो है ही नहीं। तो इसका मतलब ये नहीं है कि ये है नहीं, इसको मान लो ना अपनी तरफ से, 0 इंटू एक्स और प्लस में 7 और इज इक्वल टू में 0। ठीक है, अब ये उसी रूप के बन गए, एक्स स्क्वायर तो आ रहा है ना समीकरण में, और सी की वैल्यू भी है, ये नहीं है तो ये कोई ऐसा नहीं है कि ज़रूरी ये हो। तो इसको अपनी तरफ से 0 इंटू में मान के कर सकते हैं, क्योंकि इसकी वैल्यू भी 0 ही बन गई। जब इसकी वैल्यू 0 बन गई, अब यहाँ पर आप लिख सकते हैं कि अतः यह है ए एक्स स्क्वायर बी एक्स प्लस सी बराबर 0 के रूप में एक द्विघात समीकरण है, द्विघात समीकरण है। ठीक है, अब चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, इसको देखेंगे। ये देखो यहाँ पर एक्स स्क्वायर है माइनस 2x, इसमें तो कुछ होने का नहीं, इसको तो लिख दो ऐसे ही पहले। उसके बाद में यहाँ पे आ जाओ, 2 की मल्टीप्लाई पहले 3 में करो, ये देखो माइनस का है तो ये 2 तिया 6 माइनस के होंगे, ये माइनस का ये भी माइनस का, तो ये होंगे प्लस के 2x। अब इधर जीरो छोड़ना, इनको इधर ले आओ, तो ये एक्स स्क्वायर 2x, इसको इधर लेकर आओ तो ये हो जाएगा प्लस के 6, और इसको लेकर आओगे माइनस का 2 इज इक्वल टू में इधर 0 बच गया। अब जो जोड़ रहा हो जोड़ो उसको, जैसे 2x माइनस का और ये माइनस, एक से निशान जुड़ जाते हैं, तो ये भी माइनस का ये भी माइनस का है, तो माइनस माइनस कितने हो गए, 4x हो गए, प्लस का 6 ऐसे ही हो गया, इज इक्वल टू 0। बन गया नहीं उसी रूप का। तो अतः है
यह है ax² प्लस bx प्लस c बराबर 0 के रूप में एक द्विघात समीकरण है। ठीक है, ये दोनों क्वेश्चन आपको समझ में आए। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, देखते हैं इस क्वेश्चन को। देखो यहाँ पर क्या है, दो ब्रैकेट हैं तो इनकी मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी, इधर भी दो ब्रैकेट है इनकी भी मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी। सबसे पहले इसकी मल्टीप्लाई करो, इस x से इस पूरे की करो, तो x से जब x की करोगे तो कितना बनेगा x²। इस x से जब 1 की करोगे तो x कन x। ठीक है, अब -2 की इस पूरे से करनी, तो इसकी जब इसमें करोगे -2x, -2 की जब 1 से करोगे तो माइनस का 2 कन 2 आ गए। x की मल्टीप्लाई करो तो x की घात 2, फिर x की घात इसमें x की मल्टीप्लाई जो है 3 में करोगे तो 3x हो जाएगा। अब 1 की मल्टीप्लाई इसमें करो तो x कन x, इसकी इसमें करोगे तो माइनस का 3। अब जो जोड़ रहे हो पहले जोड़ लो इनमें। देखो यहाँ पर 2x माइनस का है और ये प्लस का है, अलग निशान है, घट जाएंगे तो 2x में से जब एक x जाएगा तो बचेगा माइनस का x, क्योंकि 2x जो है माइनस के हैं और ये प्लस के हैं तो माइनस का एक x बचेगा, और यहाँ पर माइनस का 2 बराबर, और यहाँ पर देखो x² 3x और एक x घट रहा है इसमें से तो 2x बचेंगे और माइनस का 3। इधर तुम्हें पता है 0 छोड़ना है, इधर सबको उठा के ले आओ, तो इधर जब उठा के लेकर आओगे तो ये इनके सबके निशान उल्टे हो जाएंगे। जैसे ये प्लस का है तो इधर आके माइनस का हो गया, ये माइनस का हो जाएगा और ये प्लस हो जाएगा और इज इक्वल टू में बच जाएगा 0। अब देखो यहाँ पर ये माइनस का और ये प्लस का, ये कट गए। ठीक है, और देखो ये x माइनस का और ये भी माइनस का, तो ये जुड़ेंगे, ये बनेंगे 3x, क्योंकि 2 ये रहा एक ये रहा, 3x हो गए। अब यहाँ पर देखो, यहाँ पर ये घट जाएंगे, अलग निशान है, तो 3 में से 2 गए, कितना बचेगा, 1 बचेगा, प्लस का बचेगा क्योंकि 3 बड़ा है और ये छोटा है, इज इक्वल टू में कितना आएगा 0। अब यहाँ पर आप देख सकते हो कि ये जो है x² इसमें आया ही नहीं कहीं। पिछले वाले में क्या था, जो पिछला सवाल था उसमें x² क्या था, वो आया था सवाल के अंदर ऑलरेडी, लेकिन इसमें x² बना ही नहीं है। इसमें ऐसा नहीं है कि 0 इंटू x² मान सकते हो, नहीं, x² सवाल के अंदर ज़रूर आना चाहिए। x आए ये नहीं आए उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, उसको मान लेंगे, लेकिन x² जरूर आना चाहिए। तो इसमें x² नहीं आया तो यहाँ पर लिख सकते हैं अतः यह है ax² प्लस bx प्लस c बराबर 0 के रूप में एक द्विघात समीकरण नहीं है। ठीक है, अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। ये देखो यहाँ पर भी दो ब्रैकेट हैं और ये भी मल्टीप्लाई में है, तो सबसे पहले मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी, गुणाई करनी पड़ेगी। x की पहले इसमें करो तो कितना बन जाएगा, ये 2x², फिर x की 1 में करोगे तो x कन x, फिर 3 की इसमें करो, 3 दूनी 6। अब देखो यू माइनस का ये प्लस का है तो माइनस ही आएगा, 3 दूनी 6x, इस माइनस के 3 की इससे करोगे तो माइनस का 3 ही कना 3, इसकी करो अंदर तो x², इसकी फिर इसमें होगी तो 5x। ठीक है, अब इधर 0 छोड़ना है और इधर सबको ले आओ। उसके बाद इनको जब इधर लेकर आओगे तो सबके निशान उल्टे हो जाएंगे। ये ले आए आप इधर, और इधर कितना बच गया, जब क्योंकि सबको इधर उठा के लेंगे तो 0 बच गया। अब जो जुड़ रहा हो जोड़ो, देखो 2x है प्लस का और ये एक x है माइनस का, तो इसमें घट जाएंगे तो केवल एक x² बचेगा। उसके बाद x वाले पकड़ो, देखो यहाँ पर देखो माइनस वाला ये 6x है और ये माइनस का 5x है, तो ये दोनों जुड़ जाएंगे, एक से निशान है, तो ये 11x हो गए माइनस के, और 11x में से ये एक घटेगा क्योंकि ये प्लस का है, तो कितने बचेंगे, माइनस के 10x, और ये 3 बच गया ऐसा ही, और बराबर 0। ये तो द्विघात समीकरण बन गया उसके रूप का, तो यहाँ पर लिख देंगे अतः यह ax² प्लस bx प्लस c बराबर 0 के रूप में एक द्विघात समीकरण है। ठीक है दोस्तों, अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अब देखते हैं इस क्वेश्चन को। तो यहाँ पर देखो
इनकी मल्टीप्लाई करो सबसे पहले। तो इसकी मल्टीप्लाई जब इसमें करेंगे 2x की हो जाएगी तो x² हो जाएगा। इसकी करो इसमें तो ये देखो ये प्लस है ये माइनस है तो माइनस आएगा। 2 तिया कितने 6, x साथ में था, ठीक है। अब -1 से लो तो x x और ये माइनस के हैं तो ये प्लस हो जाएंगे। अब इसमें भी ऐसे करो x² और माइनस का x, ठीक है। और अब 5 की करो तो 5x हो जाएगा और 5 की 1 में होगी तो माइनस का 5। अब इनको थोड़ा और सॉल्व कर लो। देखो 6x और 1x ये हो गए 7x, क्योंकि दोनों एक से निशान है तो जुड़ गए। और प्लस का 3 बराबर, इसको देखो ये x² ऐसे ही इन दोनों में देखो ये अलग निशान है और x वाली वैल्यू है तो ये क्या होंगी घट जाएंगी। तो यहाँ पर बचेगा केवल 4x और माइनस का 5। इन सभी वैल्यू को उठा के इधर लेकर आओ, 0 बनाना उधर तो हमें, तो इधर उठा के ले आओ इनको सबको, सबके निशान उल्टे हो जाएंगे, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर देखो ये 2x² है और ये 1x² है, तो इसको क्या करोगे आप, इसको घटा दोगे इसमें से, तो ये बचेगा केवल x², क्योंकि 2 है 2 में से 1 गया तो 1 ही बचेगा x²। 7x ये रहे और 4x ये रहे तो 11x हो गए, क्योंकि माइनस माइनस के हैं जुड़ जाएंगे एक से निशान है। 3 ये रहे और 5 ये रहे तो 8 हो गए। और बराबर में कितना बन गया 0। ये भी द्विघात समीकरण है, यहाँ लिख सकते हो। अतः यह है ax² प्लस bx प्लस c बराबर 0 के रूप में द्विघात समीकरण है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर को चलते हैं, देखेंगे इसको। यहाँ पर देखो x² है और ये 3x है और प्लस का 1 है। उसके बाद यहाँ पर क्योंकि ये तो खुला हुआ है ऑलरेडी, इसको देखो इसमें a माइनस बी का होल स्क्वायर लग रहा है तो इसको खोलो, पहले का स्क्वायर प्लस बाद वाले का स्क्वायर और माइनस का कितना आएगा 2 पहला और बाद में दूसरा, ठीक है। इसको कर लो x² 3x प्लस का 1, 2 का स्क्वायर 4 हो जाएगा, इन दोनों की मल्टीप्लाई करोगे 4x बन जाएगा, ठीक है। उसके बाद इन सभी को उठा के इधर ले आओ, x² 3x प्लस 1 और माइनस का x² माइनस का 4 और प्लस का 4x। आपको पता चल गया होगा कि द्विघात समीकरण नहीं है, क्योंकि इसमें से x² क्या हो गया, ख़त्म हो गया, कट गया है यहीं पर। तो 3x और 4x कितना हो जाएगा 7x, ये तो जुड़ गए। और 4 और 1 कितना हो गया, देखो ये घटेंगे क्योंकि ये 4 है और ये 1 है, ये माइनस का और ये प्लस का है, तो ये बचेगा केवल 3 बराबर कितना 0। तो ये द्विघात समीकरण है ही नहीं, क्योंकि ये तो उस रूप का बन ही नहीं पा रहा है। तो यहाँ पर लिख सकते हैं अतः यह है ax² प्लस bx प्लस c बराबर 0 के रूप में द्विघात समीकरण नहीं है। चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। देखिए इसमें है a प्लस बी और उसकी घात 3, यानी कि a प्लस बी उसकी घात 3 का फॉर्मूला है ना, उसकी तरीके से ये x प्लस 2। तो इसमें क्या खोलेंगे हम, इसको खोलो। इसका फॉर्मूला ये होता है कि a की घात 3 यानी कि x की घात 3, फिर अगले वाले की भी घात 3 और फिर आता है 3x, 3a भी आता है तो 3 तो ये रहा, a की जगह ये है b की जगह ये है और ब्रैकेट में वही लिखा जाता है। उसके बाद यहाँ पर इसके अंदर मल्टीप्लाई कर दो, तो ये मल्टीप्लाई होगी तो 2 तो ऐसे ही रहेगा और x की घात कितनी हो जाएंगी 3, क्योंकि 1 इस पे है और 2 इस पे है तो 3 बन जाएंगी पावर। और इसकी मल्टीप्लाई इसमें करोगे तो कितना बन जाएगा 2x, ठीक है। ये x की पावर 3, 2 की पावर 3 का मतलब 8, इसको मल्टीप्लाई करो 6x बन जाएगा ये, और ब्रैकेट में x प्लस 2 चल रहा है और यहाँ पर 2x की घात 3 माइनस का 2x, ठीक है। अब और सोल्व करो इसको। अब 6x की पहले मल्टीप्लाई कर लो अंदर, तो ये बन जाएगा 6x² और ये बनेगा 6 दूनी 12x और ये इधर चल ही रहा है। अब इसको जो है इधर उठा लाओ, तो जब इसको इधर लेकर आओगे तो सभी वैल्यू क्या होंगी, उल्टी हो जाएंगी निशान में। तो ये हो जाएगा माइनस का 2x की घात 3 और ये हो जाएगा 2x और बराबर 0, ठीक है। अब देखो जो घट रहा हो उसको तुम घटा लो और जो जुड़ रहा हो उसको तुम जोड़ लो।
देखो x की घात 3 है, क्या कहीं x की घात 3 है? हाँ ये रहा, ये माइनस का ये प्लस का घटेगा, 1 बचेगा x की घात 3। ठीक है, उसके बाद देखो यहाँ पर 3 आई है, अब 2 वाली भी ढूंढ लो पावर। यहाँ पर x की घात 2 है, हाँ ये और कोई नहीं है तो इसको ऐसे लिख दो 6x की घात 2। x की घात 3 आ गई, 2 आ गई, अब एक वाली ढूंढ लो। एक वाली ये रहा, x ये रहा और एक ये रहा, 12 और 2 कितने हो गए? 14x। और अब 8 बच गया केवल और बराबर 0। अब इसमें देखो तुम अधिकतम घात जो है x की कितनी बननी है, तो यहाँ पर जो है तुम देख पा रहे हो 3 बननी है, जबकि हमें तो 2 घात चाहिए। तो यो यहाँ से आगे को तो है ये द्विघात समीकरण, लेकिन ये 3 बन गया ये, इसके कारण ये द्विघात समीकरण नहीं है। तो यहाँ पर लिखेंगे अतः यह है ax² प्लस bx और प्लस c बराबर 0 के रूप में द्विघात समीकरण नहीं है, रूप में द्विघात समीकरण नहीं है। ठीक है, आया समझ में क्वेश्चन? ठीक है, अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। यहाँ पर देखो ये x की घात 3 है और ये 4x² है, माइनस का ये x है और प्लस का 1। और यहाँ पर देखो x माइनस 2 और उसकी घात कितनी है? 3, तो यहाँ पर a माइनस बी वाला लगेगा फॉर्मूला, तो a माइनस बी की घात 3 वाला, तो यहाँ पर a की घात 3 यानी इसका, और माइनस ये और माइनस का 3x लिखो यहाँ पर 3x और गुणा में 2, और यहाँ पर ये ब्रैकेट आ जाता है। उसके बाद x की घात 3 और ये 4x स्क्वायर, ये x है ही और ये प्लस 1 हो गया, इसको करो, ये x की घात 3 ये हो जाएगा 8, इसकी मल्टीप्लाई करोगे 2 3 6x, तो ये बन गया, और x माइनस का कितना हो गया? 2। अभी जब तक ब्रैकेट सोल्व नहीं होने के जब तक हम कुछ नहीं करेंगे, पहले सबसे पहला काम है सारे ब्रैकेटों को सोल्व कर लेना। तो यहाँ पर जो है अब 6x की मल्टीप्लाई करो, तो ये हो जाएगा 6x² और इसकी मल्टीप्लाई इसमें होगी तो ये बनेगा 6 दूनी 12x। अब सभी को अब ठा के इधर ले आओ सभी को, तो ये x की घात 3 4x² माइनस का x और प्लस का 1, इसको इधर लेकर आओगे तो x की घात 3 प्लस का 8 प्लस का 6x² और माइनस का 12x बराबर में 0। अब देखो ये दोनों क्या हो गए? कैंसिल आउट हो गए, कट गए, क्योंकि ये माइनस का ये प्लस का है। अब पावर वाले देख लो, 2 पावर वाले, तो यहाँ पर देखो ये प्लस का है और ये माइनस का, घटेंगे तो 6 में से जब 4 जाएंगे तो 2 बचेंगे, 2x की घात 2। अब x वाले ढूंढ लो, एक x ये रहा और ये 12x ये रहे, तो ये हो गए कितने? 13x। ठीक है, क्योंकि ये भी माइनस का, ये मैंने एक से निशान जुड़ते हैं, एक ये रहा 8 ये रहा, तो कितना हो गया? 9 बराबर में 0। अब ये तो उसी रूप का बन गया, क्योंकि x² बन गया, x भी बन गया और c की जगह ये रखा हुआ है, तो यहाँ पर यहाँ लिख सकते हैं कि अतः यह है ax² प्लस bx प्लस c बराबर 0 के रूप में द्विघात समीकरण है। ठीक है, चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो देखिए ये क्वेश्चन नंबर 2 है, इसमें निम्न पढ़ते हैं इस क्वेश्चन को, निम्न स्थितियों को द्विघात समीकरण के रूप में निरूपित कीजिए। ठीक है, तो देखो कैसे होएगा ये। सवाल पढ़ते हैं। सवाल है, एक आयताकार भूखंड का क्षेत्रफल 528 मीटर स्क्वायर है, क्षेत्र की जो लंबाई है उसकी चौड़ाई के 2 गुने से 1 अधिक है, हमें भूखंड की लंबाई और चौड़ाई ज्ञात करनी है। सबसे पहले हम आयताकार जानते हैं कि आयताकार होता क्या है। ठीक है, सबसे पहले आयताकार जानते हैं। देखो आयत क्या होता है, सबसे पहले जानते हैं आयत के बारे में। आप में से बहुत से बच्चे जानते भी होंगे, आयत एक ऐसी आकृति होती है जिसकी आमने सामने की भुजाएं क्या होती हैं? ये बराबर होती हैं। आमने सामने वाली जो साइड होती है, जैसे ये वाली साइड इसके इक्वल होगी और ये वाली साइड इसके इक्वल होगी। ठीक है, ये इसकी लंबाई है और ये इसकी चौड़ाई है, लंबाई को L से और चौड़ाई को B से। ठीक है, तो इसका जो है सबसे पहले क्षेत्रफल आता है कि आयत का क्षेत्रफल क्या होता है। तो आयत का क्षेत्रफल होता है L गुणा B। क्या होता है? L गुणा B। और इसका एक बार परिमाप भी पूछा जाता है, तो परिमाप भी इसका क्या होता है? परिमाप इसका होता है 2 और L प्लस का B।
ठीक है। और एक और इसका विकर्ण पूछा जाता है कभी कभी। तो विकर्ण जो है, विकर्ण होते हैं ये, कोने से कोने को मिलाना जो है विकर्ण कहलाता है। तो विकर्ण जो होता है आयत का, वो होता है भाई √L² और प्लस का B²। ठीक है, ये आयत है। तो यहाँ पर जो है सवाल में क्षेत्रफल के बारे में बात की गई है, तो हम केवल ये फॉर्मूला यूज़ लेंगे अपने सवाल में। ठीक है, देखो अब कैसे करेंगे। सवाल देखेंगे। एक आयताकार भूखंड का क्षेत्रफल 528 मीटर स्क्वायर है। इस क्षेत्र की जो लंबाई है चौड़ाई के 2 गुने से 1 अधिक है। अच्छा, ये देखते हैं कि किसके गुने से कौन अधिक है। तो चौड़ाई के 2 गुने से 1 अधिक है ना, तो हम चौड़ाई को मान के चलेंगे सवाल के अंदर। यहाँ से इसका सॉल्यूशन करना मैं शुरू कर रहा हूँ, देखेंगे। माना आयताकार भूखंड की चौड़ाई कितनी, x मान लो, क्योंकि हमें पता नहीं है। तो हम वैसे भी यहाँ पर देखा कि चौड़ाई के 2 गुने से 1 ज़्यादा है लंबाई, तो हम पहले चौड़ाई को मानने के, चौड़ाई जो है इतने मीटर है मान ली हमने। तब आयताकार भूखंड की जो लंबाई हो जाएगी वो क्या हो जाएगी, वो लंबाई हमारी हो जाएगी इसके 2 गुने से। वो क्या रखा कि चौड़ाई के 2 गुने, चौड़ाई का 2 गुना करने का मतलब 2 से गुणा, और 1 अधिक करनी है तो 1 से इसमें ये कर दो। ठीक है, सही है। अब हमें सवाल में दे क्या रखा है, सवाल में दे रखा है क्षेत्रफल। तो हम हमारे जो है सवाल में क्षेत्रफल दे रखा है, तो हम क्षेत्रफल का फॉर्मूला लगाएंगे। तो यहाँ पर लगाएंगे हम आयताकार भूखंड का क्षेत्रफल। तो ये दे रखा है 528। ठीक है। और देखो क्षेत्रफल होता क्या है, मैंने अभी आपको बताया है कि क्षेत्रफल जो होता है वो क्षेत्रफल क्या होता है, क्षेत्रफल होता है लंबाई गुणा चौड़ाई। तो हमारे अकॉर्डिंग लंबाई गुणा चौड़ाई ये है। ठीक है, क्योंकि ये चौड़ाई और ये लंबाई है। तो अगर हम इन दोनों की मल्टीप्लाई कर दें, इन दोनों की गुणा कर दें, तो वो क्षेत्रफल के बराबर आना चाहिए। और क्षेत्रफल हमें 528 दे रखा है। तो इसका मतलब ये हुआ कि क्षेत्रफल के नीचे हम लिख सकते हैं, इन दोनों की मल्टीप्लाई कर दी, ये चौड़ाई होगी और ये लंबाई, लंबाई गुणा चौड़ाई होगी, और ये बराबर दे रखा 528 के। ठीक है, अब क्या करना है, अब इसको जो है अंदर मल्टीप्लाई करो, तो ये बन जाएगा 2x² और प्लस का x, क्योंकि x की गुणा इसमें हुई तो ये बन गया, x की गुणा 1 में हुई तो ये हो। इसको उठा के इधर ले आओ, क्योंकि हमें तो समीकरण बनानी है। समीकरण में इधर क्या होगा, 0 चलेगा। ठीक है, अब इसको हमें सोल्व करना है। और इसको सोल्व कैसे करते हैं, इसको सोल्व करने का एक तरीका होता है। ये बन गई हमारी द्विघात समीकरण, और द्विघात समीकरण अभी हमें इसके गुणनखंड करने हैं। क्या करने हैं, गुणनखंड, इसके टुकड़े करने हैं। तो देखो कैसे करने होते हैं इसके टुकड़े। इसके टुकड़े करने का एक तरीका होता है, जो लास्ट वाली वैल्यू होती है ना सी की, इसकी मल्टीप्लाई जो यहाँ पर होता है x² में, इसमें पहले इसकी मल्टीप्लाई कर दो। क्या कर दो, इसकी मल्टीप्लाई कर दो। तो जब हम इसकी मल्टीप्लाई करेंगे, इसमें 528 की मल्टीप्लाई, क्योंकि उधर तो 2 है, यहाँ पर 2 है, तो इसकी मल्टीप्लाई जो है हम 528 में करेंगे तो कितना, ये बैठ जाएगा तुम्हारा 1056। ठीक है, इन दोनों की जब मल्टीप्लाई करेंगे तो 1056 बैठेगा। ठीक है, इसका मतलब ये हुआ कि इन दोनों की गुणा करके जो है हमें 1056 मिला। ठीक है, अब बीच में देखो, बीच में बैठा हुआ है तुम्हारे पास x। तो इसका मतलब ये है, इस 1056 के ऐसे टुकड़े करने हैं तुम्हें जिनकी गुणा करके तो आ जाए 1056 ही। इस 1000 के ऐसे 2 टुकड़ों में तोड़ना है इन्हें कि जिनकी गुणा करके तो जाए 1056 ही, और जोड़ने पर या घटाने पर 1 बन जाए, यो 1x बन जाए। तो कैसे करते हैं, तुम 1056 के टुकड़े करो पहले। देखो 1056 के यहाँ पर टुकड़े करो इसके टुकड़े। तो 2 पंजे 10, 2 से इसको काटो, 2 दूनी 4, 2 अट्ठे 16, और काटो इसको, 2 दूनी 4, 2 छंग 12, 2 चौक 8, काट करते जाओ इसको, और ये हो जाएगा तुम्हारा 2 से इसको फिर काटो, और फिर 3 से काटो इसको, और फिर 11 से काटेंगे इसको 1 बार। ठीक है,
ये इसके टुकड़े हो गए। अब देखो इन्हीं की मल्टीप्लाई में इनके टुकड़े छुपे हुए रहते हैं, इन्हीं की किन्हीं की सबकी मल्टीप्लाई करके देख लो, किसी की भी किससे मल्टीप्लाई कर रहे हैं। हमें कुल मिला के क्या है, हमें गुणा इनकी बनानी है, ऐसे दो टुकड़े ढूंढने जिनकी गुणा ये आ जाए और जोड़ने घटाने पर हमारे पास ये x बच जाए। तो देखो 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, 16 दूनी 32, 32 तो हो गया ये हो, और 11 तिया 33, 33 हो गया ये। अगर आप इन दोनों की मल्टीप्लाई करते हो ना तो 1056 आएगा, ठीक है। और 33 में से अगर 32 को घटा दें तो एक x बच जाएगा। तो देखो कैसे, अब यहाँ पर देख सकते हो, यहाँ पर 2x² और प्लस, देखो बड़ा वाला लेना है, जैसे कि इसमें 33 और 32 है तो हमेशा बड़ी वाली संख्या पहले लेनी है तुम्हें, तो 33 पहले लेना है। तो 33 x लिख लो, और इसमें से घटा दो, कितना घटा दो, 32x, क्योंकि 33 में से 32 गए, एक x बचेगा, एक x ये रहा, और 528 बराबर 0, ठीक है। अब ये इसके फैक्टर होगी। अब आगे को तो ये सवाल अब कुछ नहीं बचा। अब देखेंगे इन दो में से अलग कॉमन ले लो, इन दो में से शुरू वाले में से, और लास्ट वाले दो में से अलग कॉमन लो। देखो इन दोनों में से क्या कॉमन मिल रहा है तुम्हें, इन दोनों में से तुम देखोगे तो इन दोनों में से तुम्हें केवल और केवल x कॉमन चमकेगा, क्योंकि x यहाँ भी मिल जाएगा, x यहाँ भी मिल जाएगा, तो x कॉमन ले लो। x जब यहाँ से निकल गया तो यहाँ तो 2 तो ये बच गया, ये x की घात 2 थी, एक निकाल लिया तो यहाँ पर ये बच गया, और यहाँ पर x निकाल लिया तो यहाँ पर बच गया 33, ठीक है। अब देखो, अब यहाँ पर क्या कॉमन ले इन दोनों में से, तो तुम्हें देखो इसमें एक ये खास बात होती है कि जो ब्रैकेट यहाँ पर बना है ना वही ब्रैकेट ये बनेगा, यानी कि यहाँ पर 2x + 33 आया तो इस ब्रैकेट में भी 2x + 33 आएगा। तो इन दोनों में से तुम्हें क्या कॉमन लेना है, तो देखो तुम ऐसी कोई संख्या सोचो जो 32 को जो है 2 बार काट दे, तो 16, तो 16 कॉमन तुम्हें लेना पड़ेगा, क्योंकि 16 जो है इसको 2 बार काट देगा तो ये बचेगा 16 दूनी 32, ये माइनस है इस वाले को प्लस कर देगा, और 16 से जब इसको 528 को काटोगे तो ये 33 बार कट जाएगा, और बराबर कितना आ जाएगा, 0 आ जाएगा, ठीक है। अब इन दोनों ब्रैकेटों को कॉमन ले लो, ये वाला और ये दोनों ब्रैकेट कॉमन आएंगे, अब तो x + 33 बच गया। जब ये ब्रैकेट कॉमन निकल गया तो यहाँ पर तो x बच गया, और ये ब्रैकेट यहाँ से हटा तो माइनस का 16 यहाँ पर बच गया, और बराबर कितना आ गया, 0। अब क्या काम करना होता है तुम्हें, देखो अब तुम्हें जो है ये इन दोनों के बराबर 0 रखना होता है, किन दोनों के बराबर, इसके बराबर भी इसके बराबर भी 0 रखना होता है। लेकिन तुम्हें पता है कि क्षेत्रफल जो है माइनस में नहीं आने का, तो तुम क्या काम करोगे, तुम यहाँ से माइनस वाली वैल्यू उठाओ, हमेशा माइनस वाली वैल्यू उठाओ, उससे हमें पॉजिटिव आंसर मिलेगा। कैसे, देखो यदि x - का 16 बराबर 0 लेता हूँ मैं, क्योंकि इन दोनों के बराबर, इसके बराबर भी 0 है, इसके बराबर भी 0 है, तो ये मैंने ये ले लिया, तो यहाँ पर से x की वैल्यू कितनी निकल कर आएगी, 16 को इधर भेज देंगे तो 16 कितनी आ गई, 16 मीटर, 16 मीटर आ गई ना, ये पॉजिटिव है यार, ये सही है। अगर तुम प्लस वाले के लोगे तो ये जो है माइनस में निकल कर आएगी हमेशा, तो तुम्हें क्या काम करना है, तुम्हें हमेशा माइनस वाली वैल्यू उठानी है। तो ये x कितना क्या माना था हमने सवाल में, देखो हमने x इसको माना था आयताकार भूखंड की चौड़ाई मानी थी, ठीक है, चौड़ाई निकल के आ गई है। अब हमें लंबाई निकालनी है इसकी, तो लंबाई निकालनी है तो कैसे निकालेंगे लंबाई, तो लंबाई तो हमें पता है कि लंबाई हमारे पास कितनी, हमने कितनी मानी थी लंबाई, लंबाई मानी थी 2x + का 1, तो यहाँ पर लिखेंगे 2x + का 1। अब यहाँ पर देखो 2 और x की वैल्यू कितनी रख देंगे हम, 16 और प्लस का 1, 16 दूनी कितना हो गया 32 और प्लस का 1, 32 और 1 कितना हो गया 33, ठीक है, 32 और 1 हो गया तुम्हारा 33। तो इतने मीटर जो है ये तुम्हारी लंबाई निकल के आ जाएगी, ठीक है दोस्तों। ये सवाल तुम्हारा ख़त्म हो चुका है और ये सभी को समझ में आ गया होगा, ठीक है, और इम्पोर्टेंट सवाल है ये भी। तो चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर, और देखो इसको, देखो सवाल में क्या कह रखा है, 2 क्रमागत धनात्मक पूर्णांकों का गुणनफल 306 है, हमें पूर्णांकों को ज्ञात करना है। सबसे पहले क्रमागत समझो, क्रमागत क्या होते हैं। देखो क्रमागत की जब भी बात आएगी तुम्हें क्या समझना है, क्रमागत संख्याएं जो होती हैं ये सोच सकते हो। देखो क्रमागत संख्याएं, क्रमागत होती हैं जो क्रम से चलती हों, ठीक है। मान लो हमने जो है अपनी तरफ से मानने के पहली क्रमागत x है, तो अगली क्या होगी, अगली जो है 1 जोड़कर मिलती है, इसमें 1 जोड़ोगे तो अगली मिल जाएगी 2, इसमें 1 जोड़ोगे तो अगली मिल जाएगी 3, ठीक है। ऐसे जैसे कि आप ये समझ सकते हो 1 2 और 3 4, मैंने ये लिख दिया ना, पहले मैंने जो है 1 लिया तो अगली वाली क्या मिली, 1 जोड़कर मिली, फिर इसमें 1 जोड़कर मिली, फिर इसमें 1 जोड़कर, तो इस वाली को मैंने x मान लिया कि ये x थी, तो अगली वाली कैसे मिलेगी, 1 जोड़कर मिलेगी ना, ये भी 1 जोड़कर मिलेगी। तो ये होती हैं क्रमागत संख्याएं।
क्रमागत संख्या। और एक बात ध्यान रखना है, अगर केवल कहेगा क्रमागत संख्याओं के बारे में बात करेगा तब तो तुम्हें ये माननी है, और अगर क्रमागत सम या फिर विषम की बात करेगा तो तुम्हें क्या मानना है, तुम्हें पहली तो x मान लेनी है, और विषम में जो है 2 का गैप चलता है, सम में या विषम में 2 का गैप चलता है, तो ये जो होगी ये होगी 4 और अगली वाली होगी 6, ऐसे ही करके आगे तक होंगी। तुम कहोगे कैसे, मैं मान रहा हूँ जैसे 2 4 6 और ये 8, ये सम संख्याएं होगी, और ये ले लो विषम संख्याएं 1 3 5 और 7। देखो इनके बीच में कितने गैप चल रहा है, 2 का, यहाँ पे भी 2 का और यहाँ पे भी 2 का, यहाँ पे भी देख सकते हो आप, यहाँ पे कितने गैप है, 2 का और यहाँ पे भी 2 का, इनमें सब में 2 का गैप है। तो इसलिए सम या विषम संख्याओं को क्या करते हैं हम, 2 के गैप से लेके चलते हैं। अब चलते हैं हम अपने सवाल की ओर, देखते हैं सवाल को। सवाल में क्या कहा गया है, 2 क्रमागत धनात्मक पूर्णांक, सम या विषम तो नहीं कहा गया ना, तो हम जो है पहला x मानेंगे, फिर x+1 फिर x+2 ऐसे करके चलेंगे। तो 2 क्रमागत धनात्मक पूर्णांकों का गुणनफल 306 है, हमें पूर्णांकों को ज्ञात करना है। तो हम क्या काम करेंगे, हम मान लेंगे, माना 2 क्रमागत धनात्मक पूर्णांक, माना 2 क्रमागत धनात्मक पूर्णांक, पहला तो x मान लिया और दूसरा क्या मान लेंगे हम, x+1 है, ठीक है। और प्रश्नानुसार चलेंगे। अब प्रश्नानुसार मतलब प्रश्न के अनुसार चल रहे हैं कि प्रश्न क्या कह रहा है, प्रश्न कह रहा है कि इनका जो गुणनफल है ना, इनका जो गुणनफल है वो 306 है, यानी कि इन दोनों की अगर गुणा कर दें हम, इन दोनों की अगर गुणा कर दें मैं, तो भैया वो हमारा 306 के बराबर आ जाएगा। अब इनकी मल्टीप्लाई करना जरा, तो ये तो x² बन गया, और इसकी मल्टीप्लाई करेंगे तो x × x, और बराबर में कितना चल रहा है हमारा 306। अब इसको यहीं पे रहने देंगे और 306 को इधर लेकर आएंगे, ठीक है। बराबर में कितना हो गया, इधर 0 हो गया। अब देखो, अब इसके जो है तुम्हें फैक्टर करने हैं, किसके, 306 के तुम्हें फैक्टर करने हैं। कैसे करेंगे, 306 की पहले तो इसमें गुणा करो, तो यहाँ तो 1 है, तो इसका मतलब 306 की गुणा जब 1 में करोगे तो 1 ही आएगा। अब बीच वाले x को तुम्हें ऐसे 2 टुकड़ों में तोड़ना है जिनकी गुणा करके तो हो जाएगा 306, और भैया जोड़ने घटाने पर ये आ जाए बीच वाला। अब देखो 306 को टुकड़े कर लो, जब 306 के टुकड़े करोगे तो मिल जाएगा तुम्हें, 2 से काटो, 2 ही करना 2, 1 बच गया, 2 पंजे 10 और 2 तिया 6, 3 से काट लो भैया इसको, 3 पंजे 15 और 3 ही 3, और इसको 3 से काट लो और 17 बार कट जाएगा ये, और 17 से ये कट जाएगा एक बार। यहाँ पे देखो 3 तिया 9, 9 दूनी 18, 18 और 17 हमें मिल गए हैं आराम से। तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं x²। सबसे पहले बड़ी संख्या लिखनी है, 18x, ये को प्लस था, ये तो प्लस लिखना, ये वाला निशान जो होता है वो हमेशा लिखना होता है ऐसे के ऐसे ही। तो 18 माइनस का 17, क्योंकि 18 में 17 का 1 x बचा, 18 17 गुणा करोगे 306 भी आ जाएगा। अब भैया इनमें से 2 में से, शुरू वालों में से कॉमन लो, फिर लास्ट वालों में से कॉमन लो, इनमें से जब कॉमन लोगे तो x मिल जाएगा। देखो x मिल जाएगा नहीं दोनों तरफ, और तो कुछ है ही नहीं, तो यहाँ पर x बचेगा, क्योंकि x की घात 2 थी, 1 निकाल लिया बाहर तो x बचा, यहाँ से x निकाल लिया तो 18 बचा यहाँ, माइनस। अब देखो अगले ब्रैकेट में, यहाँ पर जो ब्रैकेट में जो आया है वहीं ये आएगा, तो यहाँ पर x बच रहा है, तो यहाँ से जो है 17 हटाना पड़ेगा ना, तो 17 ही कॉमन ले लो, तो यहाँ पर x बच जाएगा। ये माइनस है, ये वाला माइनस है, तो इसको प्लस कर देगा, और 17 इसको जो है कितनी बार काट देगा, इसको 18 बार काट देगा, बराबर में कितना जाएगा 0। अब इसमें से जो है x+18 कॉमन मिल जाएगा हमें, तो x+18 जब कॉमन मिलेगा तो यहाँ तो बच जाएगा x, और जब u निकल गया यहाँ से तो माइनस का 17 यहाँ पर बच जाएगा, ठीक है। और मैंने बताया था तुम्हें अगर प्लस का आंसर चाहिए तो तुम्हें कौन सी वैल्यू देगी प्लस का आंसर, माइनस वाली, क्योंकि इसके बराबर 0 रखोगे ना तुम, तो यदि x माइनस का 17 बराबर 0 हो तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी भैया, x की वैल्यू जाएगी 17। तो पहला पूर्णांक तो निकल गया, ये तो निकल गया तुम्हारा पहला पूर्णांक, पहला पूर्णांक तो निकल गया तुम्हारा ये। और दूसरा पूर्णांक जो है तुम्हारा, जो दूसरा पूर्णांक है वो है तुम्हारा, एक जोड़ के मिलेगा, अगला पूर्णांक तो इससे एक ज़्यादा होगा ना, और वैसे भी हमें क्या मानना था, x+1 माना था, x में कोई एक जोड़ना था, तो इसका मतलब ये 17 है, तो अगला वाला जो होगा वो क्या होगा, x+1 यानी कि 17 प्लस का 1 यानी कि 18। सवाल का आंसर आ चुका है आपके, ठीक है। तो चलते हैं अब नेक्स्ट क्वेश्चन पर। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, सवाल कह रहा है कि रोहन की माँ उससे 26 वर्ष बड़ी है। चलो भाई, रोहन की जो माँ है उससे 26 वर्ष बड़ी है, उनकी आयु का गुणनफल अब से 3 साल पहले 306 हो जाएगा।
हमें रोहन की वर्तमान आयु ज्ञात करनी है। हमें क्या करनी है? रोहन की वर्तमान आयु ज्ञात करनी है। तो हमें तो पता नहीं रोहन की वर्तमान आयु है कितनी, तो हम क्या काम करेंगे? मानेंगे। तो हम चलते हैं अपने सवाल। माना रोहन की वर्तमान आयु, माना रोहन की वर्तमान आयु एक्स वर्ष मान लिया हमने कि एक्स वर्ष का है रोहन भाई वर्तमान, अब जो है प्रेजेंट में। और सवाल कह रहा है क्या है कि रोहन की माँ जो है उससे 26 साल बड़ी है, तो उसकी माँ की आयु कितनी होगी? तो रोहन की माँ की आयु कितनी हो जाएगी भाई? रोहन की माँ की आयु, वर्तमान आयु, ये हो जाएगी आपकी 26 साल बड़ी है, तो ये तो रोहन की थी और रोहन से 26 साल बड़ी कर दो इसको, तो इसकी माँ होगी इतने वर्ष की। ठीक है। अब सवाल में कह रखा है कि 3 वर्ष पश्चात, यानी कि 3 वर्ष के बाद जो है उनकी उम्र, 3 वर्ष के बाद, तो पहले 3 वर्ष बाद इनकी आयु निकाल लो कि 3 वर्ष पश्चात आयु, 3 वर्ष के बाद इनकी आयु हो कितनी जाएगी, पहले ये देख लो कि अब अगर ये रोहन जो है, जो रोहन है, रोहन अब अगर x साल का है तो 5 साल बाद, सॉरी 3 साल बाद कितने का हो जाएगा? 3 साल इसमें जुड़ जाएंगे, तो x में जो है 3 साल जोड़ दोगे, जुड़ गया। और उसकी माँ, माँ इस टाइम पे जो है वो x + 26 साल की है और 3 वर्ष बाद चाहिए, तो इसमें 3 साल और जोड़ दोगे, तो ये बैठ जाएगी इसकी माँ कितनी? 29 साल की। ठीक है, यो हो गया 3 वर्ष बाद की उम्र इन दोनों की। और सवाल में ये कह रहा है, प्रश्नानुसार सवाल ये कह रहा है कि अगर तुम इन दोनों को गुणा कर दोगे ना, 3 वर्ष के बाद वाली जो इनकी रोहन और उसकी माँ की उम्र आई है, इन दोनों की गुणा कर दोगे तो वो 360 के बराबर है, 360 के बराबर। तो देख लो, कर लो इनकी गुणा, तो x + का 3 और इसकी गुणा कर दो x + के 29 से, बराबर भैया कितने कर देंगे? 360 के। अब इनकी मल्टीप्लाई करो तो ये हो जाएगा x², x की 29 में होगी 29x। ठीक है, अब 3 की इसमें करो तो ये हो जाएगा 3x, और 3 की करोगे 29 में तो 3 9 27, 2 3 दूनी 6, 6 और 2 8, बराबर 360। अब इसको इधर कर लो, x² 29x और प्लस का 3x और 87, और इसको इधर ले आओ 360, क्योंकि हमें उधर 0 छोड़ना है। इसको कर लो सोल्व, 29 में को ये जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा तुम्हारा 32x। ठीक है, और 360 में से जो है 87 घटा लो तो कितना बच जाएगा? घटा लो यहाँ को, 360 में से 87 घटा लो भाई, यहाँ से लिखा है, यहाँ हो गए कितने? 10, 10 में 7 गए 3 बचे, यहाँ हो गया कितना? 15, 15 में से ये 8 गए 7 बचे, यहाँ रह गया कितना? 200। तो ये हो गया तुम्हारा माइनस का 273 बराबर में 0। अब 273 की मल्टीप्लाई करनी है किसमें? इधर, तो इधर तो 1 है तो इसका मतलब 273 ही आएगा। तो 273 को क्या कर लो तुम? इसके टुकड़े कर लो, देखते हैं इसके टुकड़े करके क्या आते हैं। तो इसको काट लो तुम 3 से, तो 3 9 27 और 3 1 3। अब कहाँ से कटेगा? ये 7 से कट जाएगा, 7 से 7 1 7, कितना बचा? 2, 7 या 21, और ये कट गया। 13 की मल्टीप्लाई 3 में करो तो 13 तिया कितने हो जाएंगे? 30 9 39, 13 तिया 39 हो गए। ठीक है, 13 तिया 39। अब इस 7 को अगर घटा दें तो कितना बचेगा? 32 बचेगा नहीं, और इन दोनों की मल्टीप्लाई करोगे तो ये 273 बन ही जाएगा। तो यहाँ पर तुम क्या कर सकते हो? यहाँ पर ये लिख सकते हो कि ये बन गया, और 13 तिया 39, यानी कि 39 तो बना था बड़ा वाला और 7 बना था छोटा, वो घटा दो इसमें से, क्योंकि 39 में 7 घटाओगे जब तो 32 बचेगा, और यहाँ 273 चल रहा है और बराबर में 0। इसमें से x कॉमन ले लो शुरू वाले में से, तो ये x प्लस कितना हो जाएगा? 39। अब देखो इस वाले ब्रैकेट में भी तुम्हें यही बचाना है, तो यहाँ से 7 को हटाना पड़ेगा, तो 7 कॉमन ले लो, तो यहाँ पर ये दोनों माइनस के हैं, ये वाला जो बाहर वाला माइनस है इसको प्लस कर देगा जब ब्रैकेट में बंद होगा। 7 से ये कट जाएगा तुम्हारा 39 बार, बराबर में आ जाएगा 0। ठीक है, अब इसमें से x + 39 यहाँ पर भी, x + 39 यहाँ पर भी, तो ये कॉमन ले लो पूरा, तो x + 39 तुम्हारा कॉमन आ जाएगा। ठीक है, जब यहाँ से ये निकल गया तो यहाँ पर बच गया x, और यहाँ से ये निकला तो यहाँ बच गया माइनस का 7, और बराबर में कितना आएगा? 0। अब मैंने बताया था अगर तुम्हें प्लस का आंसर चाहिए तो तुम यहाँ से माइनस वाली वैल्यू लो,
तो यहाँ पर ले सकते हो यदि x माइनस का 7 बराबर 0, तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी यहाँ से 7 आ जाएगी। ठीक है, तो ये जो x थी ये किसकी उम्र मानी थी हमने, तो देखो सवाल में सबसे शुरू में हमने किसकी उम्र मानी थी, माना रोहन की वर्तमान उम्र x वर्ष है, और यही सवाल में बताना था कि रोहन की वर्तमान आयु ज्ञात करनी है। आप उसकी माता की उम्र भी निकाल सकते हैं, क्योंकि अगर रोहन 7 वर्ष का है तो उसकी माता जो थी उससे 26 वर्ष बड़ी है, तो माँ की उम्र जो आ जाएगी उसकी कितनी आ जाएगी, माँ की उम्र आ जाएगी उसकी x से 26 साल ज़्यादा। तो इसमें कुछ जो है 7 इसको ऐड कर दो इसमें, तो कितना जाएगा, तुम्हारी जाएगी 33 वर्ष। ठीक है, अब चलते हैं तुम्हारे नेक्स्ट क्वेश्चन की और देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, एक रेलगाड़ी 480 किलोमीटर की दूरी समान चाल से तय करती है। यदि इसकी चाल 8 किलोमीटर कम होती तो वह उसी दूरी को तय करने में 3 घंटे अधिक लेती, 3 घंटे अधिक समय लेती। हमें रेलगाड़ी की चाल ज्ञात करनी है, हमें रेलगाड़ी की चाल ज्ञात करनी है। क्या आपको रेलगाड़ी की चाल पता है, नहीं पता, तो जो चीज़ नहीं पता होती है हम उसको क्या करते हैं, हम उसको मान लेते हैं। तो यहाँ पर जो है आप क्या करेंगे, मान लो कि माना रेलगाड़ी की चाल, माना रेलगाड़ी की चाल, तो रेलगाड़ी की चाल मान लो भाई, x मान लो, तो x किलोमीटर प्रति घंटा, चाल जो है वो किलोमीटर प्रति घंटा में हम मानते हैं। ठीक है, अब दूरी कितनी दे रखी है हमें सवाल में, रेलगाड़ी 400 किलोमीटर की, तो दूरी हमारे पास जो है वो दे रखी है भैया 480 किलोमीटर। ठीक है, ये दे रखा है। अब देखो एक फॉर्मूला मैं आपको बताता हूँ, एक फॉर्मूला होता है चाल बराबर दूरी बटे समय। क्या होता है, दूरी बटे समय। अगर इसी सवाल को तुम समय में कन्वर्ट करना चाहो तो समय को यहाँ पहुँचा दो, चाल को यहाँ पहुँचा दो, यानी कि समय बराबर कितना हो जाएगा, समय बराबर हो जाएगा आपका, दूरी तो ऊपर रहेगी और चाल इसके नीचे आ जाएगी, तो चाल। सही है, ये सूत्र इसके अंदर लगेगा, समय बराबर दूरी बटे चाल। कहोगे कैसे, देखो अब मैं बताता हूँ। देखो दरअसल उसकी जो पहले चाल थी वो x किलोमीटर थी। ठीक है, x किलोमीटर की चाल से चल रही थी, उसके बाद और कितनी दूरी जा रही थी, 480। ठीक है, लेकिन क्या हुआ कि 8 किलोमीटर चाल कम कर दी। देखो अगर चाल को कम करोगे तो तुम्हें जो है टाइम ज़्यादा लगेगा, और चाल अगर ज़्यादा रहेगी तो तुम्हें टाइम कम लगेगा। और यहाँ पर 8 किलोमीटर चाल कम कर रहे हैं तो समय ज़्यादा लगेगा, नहीं लगेगा, तो ठीक है, तो हमें जो है यहाँ पर यही करना है। देखो अब दोनों समय के बीच का अंतर, यानी कि जो पहले चल रही थी जब समय जो लग रहा था, और जब 8 किलोमीटर घंटा कम, मतलब 8 किलोमीटर जब उसकी चाल कम करी तब उसे कुछ समय लगा होगा, तो जब 8 किलोमीटर कम करी तो जब तो ज़्यादा समय लगा होगा, और जो पहले चल रही थी उसमें लगा होगा कम, तो हम ज़्यादा समय में से कम समय को घटा देंगे। तो यहाँ पर जो है देखो, तो समय बराबर होता है दूरी, दूरी पहले कितनी है, दूरी हमारे पास है 480। ठीक है, अब यहाँ पर जो है हमें कौन सी चाल लिखनी है, तो यहाँ पर हमें वो चाल लिखनी है जो चाल हमारी ज़्यादा समय बनाएगी। तो ज़्यादा समय जो है कौन सी चाल बनाएगी, क्योंकि पहले तो हमारी x किलोमीटर थी, इसको 8 किलोमीटर और कम कर दो तो ये चाल जो है कम हो जाएगी। तो चाल यहाँ कम वाली लिखनी है, क्योंकि कम वाली ही तो ज़्यादा समय लेगी, क्योंकि ये तो हो गया दूरी और ये होगी चाल हमारी 8 किलोमीटर कम कर रही है, तो ये ज़्यादा समय लेगी। तो ज़्यादा समय में से माइनस करो कौन सा समय, अब फिर दोबारा वह उसी दूरी को जो था उसने x किलोमीटर पहले करा था, ये तुम्हारी कम थी क्योंकि ये तो पहले x किलोमीटर की चाल से जा रहा था, तो वहाँ तो कम समय लग रहा था, इसने यहाँ पर चाल कम करी थी, तो यहाँ पर जो है ज़्यादा समय लगेगा, तो ज़्यादा समय में से कम समय घटाओ, और यही अंतर जो है सवाल में 3 घंटे के बराबर दे रखा है। ठीक है, एक काम करो, ऊपर से 480 कॉमन ले लो, 480 जब कॉमन लेंगे तो यहाँ पर बचेगा x माइनस का 8, और यहाँ पर बचाएगा 1/x बराबर में इधर हो जाएगा 3। ये जो है इधर गुणा में है, ब्रैकेट के बाहर गुणा में, गुणा वाला दूसरी तरफ भाग में जाता है, तो यहाँ पर बच जाएगा 1/x माइनस का 8 और 1/x बराबर 3/480। अब इसकी गुणा कर लो, इसकी गुणा इसमें करो, क्रॉस में गुणा करते हैं, इसकी गुणा इसमें करो तो ये हो गया x, इसकी गुणा जब इसमें करोगे तो यहाँ पर माइनस का निशान है, माइनस का निशान, और ये वाला जब यहाँ लिखोगे ना तो ध्यान रखना है ब्रैकेट में लिखो इसको, क्योंकि जब यहाँ माइनस होता है ना तो अगली ये जो चीज़ लिखोगे तुम ब्रैकेट में लिखो, तुम्हारा उत्तर गलत नहीं आएगा। इन दोनों के आपस में मल्टीप्लाई कर दो नीचे, यही तरीका, इसकी इसमें करते हैं, इसकी इसमें, फिर इन दोनों के आपस में, इसकी गुणा इसमें करोगे तो x² बन गया ये, और माइनस का 8x बन गया ये, इसको 3 से काट लो
3 से जब काटोगे तो ये कट जाएगा 160 बार, क्योंकि 16 × 48 होते हैं, तो ये कट गया। अब इसको देखो तो यहाँ पर देखो आप, ये माइनस जो है अंदर इसको प्लस कर देगा, ठीक है। और ये हो गया तुम्हारा x² माइनस का 8x बराबर 1/160, ठीक है। और यहाँ पर x से x कट गया, ठीक है। अब इनकी क्रॉस में गुणा, एक की गुणा इसमें कर लो और एक की गुणा इसमें कर लो, तो ये हो जाएगा 8x, क्योंकि एक की गुणा इसमें करोगे यही आ जाएगा, और 8 की गुणा इसमें करोगे तो 16 8 128, ये बन गया इधर, ठीक है। इन दोनों गुणा कर दी मैंने, 16 की और 160 की, तो ये हो गया। इसको इधर उठा के लिखा हो तो ये बन जाएगा ये 1280, और बराबर तुम्हारा जाएगा 0, ठीक है। अब देखो 1280 के टुकड़े कर लो आप, जब 1280 के टुकड़े करेंगे तो आपको मिल जाएगा, इसके कोई ना कोई टुकड़े मिल जाएंगे, क्योंकि यहाँ पर देख लो इसकी गुणा जो है इधर करनी पड़ेगी एक में, तो एक की गुणा करोगे तो ये बैठेगा। अब बीच वाले की ये 8 ढूंढना हमें, देखो कैसे मिलेंगे, 2 से काटो, 2 × 12, और ये 2 से काट लोगे, 2 से काटो, 2 से फिर काटो, बीच में हमें 8 चाहिए, देखो कहीं ना कहीं मिलेगा। 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, 16 दूनी 32, चलो 32 तो यहाँ तक बन गया, ठीक है। 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, और 8 पंजे 40, 40 मिल गया यहाँ पर। तो देखो 40 मिल गया और 32 मिल गया, और 40 में से 32 गए, 8 भी बच जाएंगे, ठीक है। हमें टुकड़े मिल चुके हैं। इसका मतलब सबसे पहले क्या लिखना है, सबसे बड़ा वाला लिखना है 40x, और देखो 8 बचाना है, तो अब यहाँ जो है तुम्हें प्लस लिखना पड़ेगा 32x। क्यों लिखना पड़ेगा, क्योंकि 40 में से 8 जाएंगे तो माइनस के 8 जब भी तो बचेंगे, क्योंकि ये माइनस का है और ये प्लस के हैं, तो यहाँ 1280 बराबर कितना आएगा 0। अब तुम क्या काम करोगे, इन दो में से एक अलग कॉमन लो, तो इन दोनों में से x मिल रहा है, तो x माइनस का कितना मिल जाएगा 40, और प्लस। अब देखो इस ब्रैकेट में भी यही आना है x माइनस का, तो यहाँ से 32 हटाना पड़ेगा नहीं, तो 32 हटा दो यहाँ से, 32 ही कॉमन ले लो, और 32 से ये जो है तुम्हारा ऑटोमेटिकली 40 बार कट जाएगा, ठीक है। अब इसमें से x माइनस 40 कॉमन ले लो, और यहाँ पर जो है कितना बच जाएगा फिर अगले ब्रैकेट में, x तो ये बच जाएगा, और ये प्लस का 32 ये बच जाएगा। मैंने बताया था माइनस वाला ब्रैकेट जो है तो प्लस का आंसर देगा, तो यहाँ पर मान सकते हो कि यदि x माइनस का 40 बराबर 0 हो, तो x बराबर कितना जाएगा 40 किलोमीटर प्रति घंटा। यही हमारी रेलगाड़ी की चाल थी, ठीक है दोस्तों। तो कैसी लगी ये वीडियो आप मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना, और मैं इस चैप्टर की अगली वीडियो जल्दी आपके सामने लेके आने वाला हूँ। अगर अच्छी लगी हो वीडियो तो हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कर देना। थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।